एक बार एक गांव में राहुल अपने नाना नानी के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। नाना हमेशा बीमार रहते थे और हमेशा खाट पे ही लेटे रहते थे। नानी दूसरों के घरों में बर्तन आदि का काम करती थी। बड़े मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे। नानी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम हमेशा काम करती रहती हो, तुम भी तो थक जाती हो ना। मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बड़े होके मेरी मदद करना। राहुल अपने घर के हालात देखता है कि घर की छत से पानी टपक रहा है। नानी जी का इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा है। ये सब उनकी गरीबी के कारण हो रहा है। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन राहुल अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी उसका एक दोस्त अमित आता है और बोलता है, राहुल मेरे दोस्त, तू कैसा है? अरे, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? मैं अपनी बुआ के यहाँ आया था। इस बार बुआ के यहाँ ही मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा और तुम्हें भी आना है। ऐसा कहकर अमित वहाँ से चला जाता है। राहुल अमित को अपना एक अच्छा दोस्त समझता था, पर अमित ऐसा नहीं समझता था। वो तो दिखावे में विश्वास करता था। घर जाकर, नानी, कल अमित ने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया है। अच्छा, कल उसका जन्म दिवस है। उसे मेरी तरफ से भी बधाई देना और मैं उसके लिए खीर बना दूंगी। तुम उसे हमारी तरफ से वो खीर दे देना। क्या खीर? वो भी आपके हाथ की? फिर तो वो बहुत खुश हो जाएगा। अगली सुबह राहुल बहुत खुश होता है कि उसको जन्म दिवस में जाना है। शाम होते ही खीर लेकर वो अमित के यहाँ पहुँचता है। अंदर जाते ही देखता है कि सामने एक बड़ी सी मेज पर बहुत बड़ा और सुंदर केक होता है और पूरा हॉल गुब्बारे से सजा होता है। और तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे पता है। मैंने इसलिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं जानता हूँ तुमने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी होगी। सच में, मुझे तो पता ही नहीं था जन्म दिवस पर ऐसा होता है। तभी अमित के सारे दोस्त आ जाते हैं। सभी उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाते हैं। सबने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई होती है। उन्हें देखकर, सब उसके लिए कितने कीमती तोहफे लाए हैं। मैं उसे सबके सामने अपना ये तोहफा कैसे दूं? अरे, तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? अच्छा लगता है तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो। चलो चलो, दिखाओ क्या लाए हो। राहुल अपना तोहफा पीछे कर लेता है और बोलता है, ये तोहफा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी तोहफा दे दो, जरा देखूं तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो। अमित तोहफा खोलता है तो उसमें खीर होती है। वहाँ खड़े अमित और उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। ये कैसा तोहफा है? खीर तोहफे में कौन देता है? नानी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। ये सुनकर सब दोबारा हंसने लगते हैं। राहुल को बहुत बुरा लगता है। सारे दोस्त अमित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो राहुल भी अमित के पास खड़े होने जाता है। तभी, राहुल तुम वहीं रहो। ये सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो अपनी दोस्ती की वजह से वहाँ रुक जाता है। केक कटने के बाद अमित राहुल को बहुत सारा केक देकर कहता है, तुमने तो कभी केक खाया नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा ही केक दे रहा हूँ। मैंने इसलिए ही तुम्हें बुलाया था। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कभी देखा नहीं होगा। राहुल ये सुनकर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और रोते हुए भगवान से बोलता है, भगवान, क्या हम गरीब को जन्म दिवस भी मनाने का अधिकार नहीं है? मैं तो नानी को कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि नानी के पास तो पैसे भी नहीं है मेरा जन्म दिवस मनाने के लिए। नानी ये सब सुन लेती है। कुछ दिन बीतते हैं। राहुल ये सब भूल जाता है। एक सुबह वो उठता है। उस दिन उसका जन्म दिवस होता है, पर उसे याद नहीं होता क्योंकि उसका जन्म दिवस मनाया नहीं जाता था। राहुल नानी के कमरे में जाता है, पर नानी वहाँ नहीं होती हैं। उन्हें घर में ना देखकर वो सोचता है, इतनी सुबह सुबह नानी कहाँ चली गई? नानी जी भी नहीं है। मुझे स्कूल भी जाना है। एक काम करता हूँ, अभी स्कूल जाता हूँ, शाम में आके पूछता हूँ कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे। शाम में राहुल घर आता है। अंदर आते ही देखता है कि सामने एक मेज पर बहुत बड़ा केक है और पूरा कमरा गुब्बारों से सजा है
और सामने एक बहुत सुंदर ड्रेस रखी है। ये सब देखकर उसे अमित की पार्टी की याद आ जाती है। तभी जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बेटे। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, और उसे गले लगाते हैं। कल जब वो काम पर जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के पास एक बच्चा और आदमी दोनों घायल पड़े थे। मैं उन्हें लेके अस्पताल आ गई और दोनों का इलाज कराया। उन्होंने ही ये सब किया है। इतने में राहुल सामने देखता है तो अमित खड़ा है। राहुल को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस दिन क्या कम बेइज्जती की थी जो दोबारा मेरी बेइज्जती करने आ गए हो? ये सब सुनकर नानी बोलती है, राहुल, ये सब अमित और उसके पापा ने ही किया है। तुम्हारे नाना जी का इलाज भी इन्होंने ही कराया है। मुझे भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल कर दी है। उस दिन मैंने जिसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं, अमित और उसके पापा ही थे। राहुल मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने हमेशा मुझे सच्चा दोस्त माना और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब सुनकर राहुल अमित को गले लगाता है और कहता है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उसके बाद राहुल और अमित दोनों मिलकर केक काटते हैं और उस दिन के बाद से वो दोनों और भी पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब नाना और नानी उस दुकान को चलाते हैं और बड़े आराम से अपना पंचोली नाम के एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। यूं तो उसके पास बहुत पैसा था, पर फिर भी उसे पैसे का लालच था। वो किसी न किसी तरीके से बस पैसे कमाने के बारे में ही सोचा करता। एक दिन उसके घर उसके कुल पुरोहित आए। अरे श्यामलाल, तुम्हारी कुंडली में तो राजयोग है। कहीं से गड़ा हुआ धन तुम्हें मिलने वाला है। गड़ा हुआ धन? पर कहाँ से मिलेगा पुरोहित जी? ये भी आप ही बता दीजिए। यहाँ से दक्षिण दिशा में जाओ और सूरज की तरफ चेहरा करके अपनी पीठ की ओर पत्थर फेंको। पत्थर जिस भी जगह पर जाकर रुकेगा वहीं मिलेगा धन तुम्हें। श्यामलाल बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा पुरोहित जी ने कहा था, और वो पत्थर फेंकता है जो एक किसान के घर के पास जाकर गिरता है। श्यामलाल अपने घर वापस आकर अपने मुंशी को इस सारे वाक्य के बारे में बताते हुए कहता है, देखो मुंशी, कैसे भी करके वो जमीन चाहिए। अब तुम कैसे उस भिखारी को वहाँ से हटाते हो मैं नहीं जानता। श्यामलाल की बात मानकर बंसी उस गरीब की झोपड़ी में जाता है। अरे अरे, झोपड़ी की हालत तो वाकई खराब है। कैसे रहते हो तुम लोग यहाँ? क्या करें मालिक, इस बार बारिश भी नहीं हुई है। फसल हो ही नहीं पाई कि हम बेचकर गुजारा कर लें। जैसे तैसे बस दिन काट रहे हैं। वैसे आप कौन हैं? एक मसीहा समझो मुझे। इस दलदल से तुम लोगों को निकालने आया हूँ। मैं यहाँ से कुछ दूरी पर सभी गरीबों के लिए घर बनवा रहा हूँ। वहीं थोड़ी दूर पर एक प्लॉट भी बनवा रहा हूँ जहाँ सभी गरीबों को मजदूरी का काम भी दे दूंगा। और जब तक प्लॉट बनता है सभी को 5,000 रुपए महीने घर बैठे ही मिलेंगे। तो जिसे भी अपना नाम लिखवाना है वो दाखिला करवा सकता है। ये झूठी कहानी सुनाकर बंसी रामू से उसकी जमीन के कागजात पर दस्तखत करवा लेता है और उसकी सारी जमीन हड़प लेता है, जिसके कारण पहले से ही गरीबी झेल रहे रामू के परिवार वाले बेघर हो जाते हैं और सभी को गटर की पाइपलाइन में रहना पड़ता है। मैं तो पहले से ही जानती थी यही होने वाला है। और करो आंखें बंद करके यकीन, लोगों पर मिल गया ना फायदा। जो घर था वो भी हाथ से चला गया। ऐसी फटीचर जिंदगी जीनी पड़ रही है। भगवान पर विश्वास रखो। जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके साथ भी ऊपर वाला गलत जरूर करेगा।
रामू के परिवार वाले उसी पाइप में सोते। पुरोहित की बात मानकर श्यामलाल रामू से हड़पे जमीन की खुदाई शुरू करवा देता है। बहुत गहरी खुदाई करने के बाद भी श्यामलाल के हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है बंसी? हाथ में एक ढेला भी नहीं आया और पुरोहित जी कह रहे थे कि अंदर खजाना मिलेगा। अरे सेठ जी, और गहरी खुदाई करवाइए, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बड़ी मेहनत से मैंने वो जमीन खाली करवाई है। श्यामलाल खुदाई करवाते करवाते परेशान हो जाता है। वो अपने पैसे पानी की तरह उस जमीन के पीछे बहाता रहता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ दिनों बाद एक दिन बंसी अपने बेटे के साथ अपनी गाड़ी में रामू के इलाके से गुजर रहा था। तभी रास्ते में एक गड्ढा आने के कारण बंस की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तो कुछ नहीं होता, पर उसका बेटा बहुत जख्मी हो जाता है। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे बेटे को, देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। रामू और विमला भागते हुए वहां आते हैं और बच्चे के सर पर पट्टी लगाते हैं और उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। बच्ची का तो बहुत खून बह चुका है, बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप प्लीज इंतजाम कीजिए। सेठ जी का खून बी पॉजिटिव ही है। बंसी भागकर श्यामलाल के पास जाता है, पर श्यामलाल उसे अपना खून देने से मना कर देता है। बंसी को कुछ समझ नहीं आता। वो जब तक रोता पीटता अस्पताल पहुंचता है, वो क्या देखता है कि उसका बेटा होश में आ चुका है। मेरे बेटे को खून किसने दिया डॉक्टर साहब? आपके साथ जो 2 लोग आए थे, उनमें से जो औरत थी उसने अपने खून की जांच करवाई, तो पता चला कि उनका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही है। उसने ही खून देकर आपके बेटे को बचाया है। बंसी फूट फूट कर रोने लग जाता है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिन लोगों को उसने बेघर किया था, उन्होंने ही उसके बेटे की जान बचाई। वो रामू के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे उसकी जमीन और घर वापस दिलवाता है। इस पूरे वाक्य से बंसी और श्यामलाल को ये शिक्षा मिल जाती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।